नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हमारे यूनिट 7 में जो कहानियाँ लगी हुई हैं उन्हीं में से आज मैं चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष की, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी पर। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी लिखी हुई है राजेंद्र बाला घोष जी ने, जिन्हें हम बंग महिला भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले बंग महिला के बारे में बात करें तो बंग महिला ये प्रेमचंद पूर्व युग की कहानीकार हैं, ये महिला कहानीकार हैं। और अगर हम इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें, जैसा कि मैं बताऊं कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न यही होता है, कहानीकार के बारे में पूछ देगा, वो ऐसे कोई क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में 4 में बिंदु दे देगा कि ये कहानीकार ऐसे हैं, इनकी प्रमुख कहानियाँ ये हैं, ये कहानी इनकी है, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ देगा। या उनकी कहानियों का क्रम पूछ देगा कि ये कहानी है तो उनका क्रम बताइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इनकी प्रमुख कहानियों की बात करेंगे। तो राजेंद्र बाला घोष जी की प्रमुख कहानियाँ 6 हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से पहली है हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातों की हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1904। ये कहानी 1904 में प्रकाशित हुई। फिर दूसरी कहानी है हमारी इनकी कुंभ में छोटी बहू, इसका प्रकाशन वर्ष है 1906। तीसरी कहानी है दुलाई वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। चौथी कहानी हमारी भाई बहन, उसका प्रकाशन वर्ष है 1908। पांचवी कहानी है उनकी दालिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909। और जो छठवीं कहानी है उनकी वो है 1915। ये उनकी 6 कहानी हुई, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि ये पहली कहानीकार हैं, तो इनके बारे में यूजीसी नेट से क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आता भी है। अगर हम अब अपनी कहानी पर चलें जो हमारे सिलेबस में है, वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। अगर हम इस कहानी की बात करें तो हम इसके मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है इसमें कि इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1904। जी हाँ, प्रकाशन वर्ष में ये दूसरे नंबर पर आती है कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि आपको पता हो, सरस्वती पत्रिका 1900 से हमारी चली। 1900 में उसका प्रकाशन आरंभ हुआ। 1903 से उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में वो कार्य करती रही। तो ये 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस कहानी की विशेषता है कि यह कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। पत्र शैली में, हाँ, पत्र शैली का मतलब होता है कि ये कहानी उन्होंने पत्र के रूप में भगवान चंद्रदेव को लिखी है कि भगवान चंद्रदेव, हमारे भारत की आप व्यवस्था पर देखिए कि हमारे भारत की व्यवस्था कैसी है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है कि लॉर्ड कर्जन कैसा शासन कर रहे हैं, उसी का उन्होंने विवरण इस कहानी में दिया है। इस कहानी की बात करें तो ये प्रथम कहानी में आती है। तो जो भवदेव पांडे हैं, इन्होंने इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। जी हाँ, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी की बात करें तो वो हमारी चंद्रदेव से मेरी बातों ही आती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। जी हाँ, चंद्रदेव के माध्यम से उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है। चंद्रदेव को उन्होंने पत्र लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के शासन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कई चीज़ों को विषय बनाया है, तो वो हम आगे देखेंगे कहानी में। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें, इस कहानी में गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। जी हाँ, नेक्स्ट बिंदु की बात करें कि वर्ष 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित है। अगर हम इस कहानी के संग्रह की बात करें कि ये कहानी उनकी कौन सी किताब में मिलती है, तो 1911 में नागरी प्रचारणी सभा से जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक का संपादन किया था, उनकी का कुसुम संग्रह। कुसुम संग्रह का संपादन किसने किया? वो शुक्ल जी ने किया था। ठीक, तो इसी में उनकी ये वाली कहानी संपादित है। अब हम कहानी के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कहानी में आए विषय, कहानी में जो विषय आए हुए हैं, उन्होंने राजेंद्र बाला घोष जी ने कौन कौन से विषयों को उठाया है, कहानी में कौन कौन से विषयों को उभारा है। तो उसमें से सबसे पहला है अंग्रेजों का पक्षपात। जी हाँ,
अंग्रेज अपने जाति वालों को या बोलें तो अंग्रेजों के साथ अलग प्रकार से व्यवहार करते थे और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनसे अलग व्यवहार करते थे, तो उसी की उन्होंने चर्चा की है। दूसरी जो चर्चा की है वो है ज्ञान विज्ञान की। जी हाँ, ज्ञान विज्ञान की भी उन्होंने चर्चा की है। ज्ञान विज्ञान में जो हमारी लाइट है, लाइट से चलने वाली मशीनें हैं, इन सब का उन्होंने वो दिया है परिचय। फिर तीसरी है कलकत्ता की बात। कलकत्ता में जो परिवर्तन हो रहे थे, जो अंग्रेजों ने परिवर्तन किए थे, उसका उन्होंने चर्चा की है। चिकित्सा की भी चर्चा की है, वाहनों की भी चर्चा की है, बिजली की चर्चा की है। बिजली की चर्चा उन्होंने ऐसे की कि बिजली से कौन कौन सी मशीनें चलती हैं, कल कारखाने चल रहे थे, उसी की चर्चा की है। एकता का सूत्र, उन्होंने जो बंगाल विभाजन है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन के टाइम पर तो उन्होंने इसमें एकता के सूत्र की बात की है, तंत्र विज्ञान की बात की है, परिवर्तन है, कानून है, उन्होंने सभी को इसमें दिखाया है। अगर हम इस कहानी के पात्रों की बात करें तो इस कहानी में मात्र 2 पात्र हैं, क्योंकि ये कहानी पत्र शैली में लिखी गई, तो पत्र शैली में लेखिका हैं, जो स्वयं लेखिका हैं, और लेखिका चंद्रदेव को पत्र लिख रही हैं, तो इसमें सिर्फ उन्होंने चंद्रदेव को ही आधार बनाया है और किसी को नहीं। तो इस कहानी में मुख्य पात्रों की बात करें तो 2 ही हैं, लेखिका और चंद्रदेव। अब हम कहानी के मूल पाठ करेंगे कहानी का। चलिए, हाँ, अगर हम कहानी के मूल पाठ की बात करें तो हम कहानी का मूल पाठ करते हैं, फिर देखते हैं इसमें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़कपन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत अच्छी पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांत धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी भारी बड़ी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक के बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। साथियों, ये वाली जो पंक्ति है, ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी पंक्ति इम्पोर्टेंट आएगी वो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखी है, बोल्ड कर रखी है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये पंक्तियाँ वो क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। ये वाली पंक्ति दे देगा और पूछ देगा कि इन पंक्तियों को कहानी में आए क्रम से लगाइए, या ये पंक्ति कौन सी कहानी से ली गई है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ये वाली पंक्ति मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति प्रसंग तो हैं ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके भी अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, ये वाली जो पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, ये पंक्ति मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आपके चंद्रलोक में जो रीत और नीति शिष्ट के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही अब भी हैं।
पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती होगी। तो क्षमा करना, यहाँ पे छुट्टी होगी, छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। लेखिका ने चंद्रदेव की अमावस्या के दिन को हॉलीडे छुट्टी की बात कही है, ये बात में तो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पैरा पर। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण, यहाँ पे दोस्तों हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। उन्होंने जो पहले शहर की चर्चा की है वो राजधानी कलकत्ता की बात की है, ये बात ध्यान रखना। उन्होंने कलकत्ता को केंद्र बनाया है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दद्दा निकले। कारीगर किनके? विश्वकर्मा के भी कारीगर लड़क दद्दा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना बन के रह गई है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ दिया गया है। यहाँ पर लेखिका ने जो चपला और अग्निदेव को बताया है, चपला माने होता है बिजली, तो जो बिजली से जो कल कारखाने में जो चलने वाली मशीनें थीं उसी की चर्चा की है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला टपका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास व्रत ही लिखा था। हरे पदोद्भवा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके भक्ष्य स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात शोभित नंदन कानन को भी मात देता है। जी हाँ, उन्होंने इस कहानी में ईडन गार्डन की भी बात की है, जो कलकत्ता में है ईडन गार्डन, उसकी भी शोभा की भी बात की है कि वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात पर शोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाण सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व देशों का अवलोकन करने के हेतु
आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आह्वान करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं। मित्रों, ये वाली लाइन ध्यान से देखना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं। प्रोफेसर गज्जर की बात की गई है, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया की जो प्रतिमूर्ति है उसमें काला दाग छुड़ाने में लेखिका ने किस प्रोफेसर की चर्चा की है, तो वो प्रोफेसर महाशय गज्जर सिंह हैं। ठीक, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी तभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। ठीक है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। वहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो क्योंकि वो चंद्रमा को पत्र लिख रही हैं कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो सूर्य की रोशनी उस पर न जाने से होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है। लेकिन उनका मानना है कि जब कुटिल, जो पुरानी धारणा है उसमें लोग कहते हैं कि जब कुटिल राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। तो ये पुरानी धारणा को आप भूल जाइए, उसकी लेखिका बात करती हैं। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों को किस संज्ञा से पुकारा है, तो शक्तिमान गौरांग महाप्रभु। शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यहाँ पर लेखिका जी ने इस स्टैंड में बताया है कि जो यहाँ के राजा हैं वो अंग्रेजों के साथ उनकी गुलामी स्वीकार कर चुके हैं और उन्हीं के अधीन कार्य कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारी प्रजा कैसी है कैसी नहीं है, क्या प्रजा को दुख है क्या प्रजा को दुख नहीं है। वो सब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करने में लगे हैं, और अंग्रेज़ जो उन्हें जो कुछ भी भेंट देते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं, उसी में उन्हें स्वीकृति मिल जाती है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यहाँ पर उन्होंने यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात की है कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल, डॉक्टर सब कोई भी सही नहीं है। और चित्रगुप्त जी का ये न्यायशीलता है उसकी बात की है कि यहाँ क्या न्याय भी इतना सही नहीं है। तो उसी की वो कह रही हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे आएँ धरती पे तो आप अपने भाई फैमिली डॉक्टर और न्यायशील जस्टिस चित्रगुप्त जी को लेकर ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे वो आपको मिलना सही नहीं है। उन्होंने व्यंग किया कि वो भी यहाँ से कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। उन्होंने इसमें किस रोग की बात की है? प्लेग। ठीक है,
आपके चंद्रप्रभा देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब आप वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखो, उन्होंने इंडियन पीनल कोड की भी चर्चा की है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंडविध कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों का जो काला कानून था, अंग्रेजों के हिसाब से जो कानून था, उसकी बात की है कि यहाँ का जो पीनल कोड है, जो धाराएं हैं, वो आप अगर अपने चित्रगुप्त जी को ले आएँ तो वो अपने यहाँ से सीखे सुधार कर सकते हैं अपने कानून में। और यदि बोझ न हो तो वहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। यहाँ तक जो बातें उन्होंने कहनी थी वो चंद्रदेव जी से कह दी है कि चंद्रदेव जी ये व्यवस्था है, वो सब उन्होंने इसमें बता दिया है। अब वो धन्यवाद देती हैं उन्हें कि अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौन विलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी। कहानी में मैंने आपको बता दिया कि चंद्रदेव के माध्यम से उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है। उसमें उन्होंने डॉक्टरी है, कानून है, स्वास्थ्य व्यवस्था है और कल खाने हैं और जो राजा महाराजा हैं वो कैसे अपनी मौन साधना बैठे हुए हैं और कलकत्ता की जो व्यवस्था है उन्होंने सब पे वो किया है, व्यंग किया है। उसी के माध्यम से उन्होंने जो समस्या हैं वो अपनी बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, ये कहानी तो हो गई। अब कहानी के बाद मैं बताऊं कि जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो ये पंक्तियां हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। प्रमुख उद्धरण जो हैं वो यही हैं। पहला है उसमें से कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव, वो अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के बाद कृषांग तो हैं नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जात कुपित होगी। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो या तो वो ये पूरा स्टैंजा पूछ सकता है या इसमें से कहीं से उठाकर इतना स्टैंजा पूछ सकता है कि ये कौन सी कहानी से लिया गया है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो ये मैंने इसमें आपको बता दिया। अब दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है हमारा कि मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ये कहानी एक तरह से जो बाल मुकुंद के निबंध है ना, शिव शंभू के चिट्ठे, उसके नज़दीक है ये कहानी। उसमें भी उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है, उन्हीं को पत्र लिखे हैं कि आप शासन सही से नहीं कर रहे हैं, और वही बात इस कहानी में बंग महिला ने की है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करें इम्पोर्टेंट पैरा की, तो मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भलीभांति नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट है उसमें, जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास व्रत ही लिखी थी। उन्होंने स्त्रियों की दशा पर जो बोला है वो स्टैंजा ये है
अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभु कृपा कटाक्ष का परिणाम है। या तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काट के पुतलों की भांति हैं। तो ये भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन। हरे पदो भवा त्रिलोक के वासिनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वो अभी अब ये जो देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन है वो उन्होंने इस स्टैंजा में किया है। अब नेक्स्ट की बात करें तो गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना उन्होंने की है कि जो गंगा पर तब अंग्रेज पुल बना रहे थे उसकी कि हरे पदों दबा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं और अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। अब प्रकृति से छेड़छाड़ पर उन्होंने व्यंग इस स्टैंजा में किया है कि प्रकृति पर कैसे छेड़छाड़ हो रही है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात पर शोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। अब अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय पर जो व्यंग किया है वो ये है कि भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लेते अवश्य आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंडविध कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? आई होप, मुझे आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जो इस कहानी का इम्पोर्टेंट होना चाहिए सब वो मैंने आपको सभी बता दिया। जो इससे फैक्ट से जुड़ी बातें थी वो मैंने बता दी हैं। जो मुझे अपने हिसाब से लगा वो मैंने सब यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ से अलग क्वेश्चन जाना शायद संभव न हो, फिर भी मैं नहीं कह सकता। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे आपको ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए राधे हिंदी एकेडमी से। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है राधे हिंदी एकेडमी चैनल। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, इसी से आप जुड़ जाइए, इसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि मैंने कहानी जो आपको पढ़ाई, जिसका मैंने अध्ययन कराया, तो वो आपको कैसी लगी। और कहीं अगर गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आगे से आशा करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उसको सुधार सकूँ। धन्यवाद।